घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। भारत और पाकिस्तान ने वीजा नियमों में बदलाव को दी मंजूरी। एसएम कृष्णा ने कहा कि अच्छे माहौल में मनमोहन सिंह करेंगे पाक का दौरा। कांग्रेस संगठन और मनमोहन सिंह कैबिनेट में जल्द फेरबदल की अटकलें तेज। फिर उठा सवाल, क्या चेहरे बदलने से बदलेगी साख? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे से की मुलाकात। नई राजनीतिक पार्टी बनाने की रूपरेखा पर हुई चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों के। भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में हैं और वहां पे एक महत्वपूर्ण करार पे हस्ताक्षर हुआ है, दस्तखत हुआ है, जिसमें सामूहिक पर्यटक और यात्री वीजा के बारे में एक नई पहल की शुरुआत आप कह सकते हैं वो हुआ है। साथ ही साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है उसमें कि व्यवसायियों के लिए एक अलग से वीज़ा दिया जाएगा। जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके लिए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश पहुंचने पर वीज़ा उपलब्ध करने का जो प्रावधान किया गया है। समझौते पर एसएम कृष्णा और रहमान मलिक ने हस्ताक्षर किए हैं। 38 साल पुराने जो प्रतिबंधात्मक जो वीज़ा समझौते की जगह ली गई थी, ये नया वीज़ा उस वीज़ा को जो इसमें बहुत सारे प्रतिबंध थे उसको रिप्लेस करेगा। नए समझौते जो समय सीमा के भीतर जो वीज़ा की मंजूरी हुई है और साथ ही संपर्क और व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोलेंगे। हमारे साथ हैं हरिकेश बहादुर जी हैं। हरिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो एक नई सरगर्मी दिख रही है, जो खास करके जो अभी जो भारत और पाकिस्तान से जो आया है एक बात कि हम भारत से बेहतर रिश्ता चाहते हैं। 65 साल में अब तक ये रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो पाए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के साथ के बीच में बेहतर रिश्ते होने चाहिए। ये हर जेन्युइन व्यक्ति, चाहे वो भारत में रहता हो या पाकिस्तान में, जो सही सोच वाला है, सभी चाहते हैं। और ये बात भी, ये जो वाक्य आपने बोला है कि बेहतर रिश्ते होने चाहिए, ये वाक्य भी दोनों तरफ के नेताओं के द्वारा बार बार रिपीट भी किए गए हैं, कहे गए हैं। सबकी मंशा भी ज़्यादातर लोगों की है, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ अगर संबंध अच्छे रहें तो देश में और पूरे सब कॉन्टिनेंट में आप कह सकते हैं कि शांति रहती है। और जहाँ शांति रहती है वहीं पर विकास होता है, जहाँ विकास होता है वहीं समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए बहुत बुनियादी बात है, सभी चाहते हैं कि शांति रहे। और इस दिशा में जो भी प्रयास आज किया गया है उसकी जितनी सराहना की जाए थोड़ी है। मैं इसको मानता हूँ कि ठीक कदम उठाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी बुनियादी सवाल हैं जिनसे जुड़ करके ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर शांति रहनी है तो शांति के दूसरे भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर कि लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें अक्सर ऐसे लोगों का हाथ पाया जाता है जो पाकिस्तान को अपना बेस बना करके कुछ अपने इस तरह के दुष्चक्र चलाते रहते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो लोगों के मन में एक आशंका हमेशा बनी रहेगी कि हम चाहे जैसे भी समझौते कर लें, जितनी भी हमारे अंदर सदासहता हो, सद्भावना हो, दोनों देशों के प्रति लोगों के मन में जो भाव है कि ठीक से हमें रहना चाहिए शांति से, तो वो चीज़ जिसे कहते हैं सफलीभूत नहीं हो पाएगी। ये ज़रूरी है कि ये आतंकवादी गतिविधियां भी रुकनी चाहिए। ये तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। और एक ऐसी बात है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कि जब भी एक नई बातें, कुछ नई शुरुआत देखने को मिलता है, तब भी एक वही पुरानी बातें उसके साथ साथ भी चलते रहती हैं। हमारे साथ है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल हैं आज उसके साथ हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से जो अभी तक चीज़ें आ रही हैं पुष्पेंद्र, देखिए, अगर हम पूरे पाकिस्तान की इस एसएम कृष्णा साहब की विजिट को अगर ध्यान देखें तो दो चीज़ें बहुत साफ हैं कि एक तो भारत की जो इस समय स्थिति है और ख़ुद प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो हुकूमत में है, इनकी अपनी स्थिति के बारे में अगर हम देखें,
और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो लोग वहां इख्तिदार में हैं, हुकूमत चला रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि अगले 6 महीने बाद, चुनाव के बाद उनका क्या होने वाला है। बहुत सारी कोशिश उनकी ये है, खासतौर से पाकिस्तान की, कि जितने भी इंटरनल और डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसमें ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। चाहे वो अमेरिका के साथ रिश्ते हों, चाहे वो नाटो के साथ रिश्ते हों, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे इंटरनल जो वहां तालिबानों का पाकिस्तान के अंदर जी, उस हालात में जरदारी साहब जो वहां के सदर हैं, उनके बारे में एक चीज सर्वव्यापित है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बेसिकली बिजनेस के आदमी है, तिजारती आदमी है। उन्होंने इस पूरी कोशिश में ये करा कि किसी तरीके से तिजारत को इतना बढ़ा दिया जाए कि इन हालातों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ है, उसके ईस्टर्न बॉर्डर पे क्राइसिस है, उसके इंटरनल क्राइसिस हैं, बलूचिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, खुद जो सराय की एक मूवमेंट, एक सूबों को बनाने की बात चल रही है, नवाज शरीफ के अंदर और मुस्लिम पीपीपी के अंदर एक झगड़ा है, उस सब को ध्यान में रखने के बाद वो जिस तरीके की बात भारत से कर रहे हैं और भारत जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारत की बड़ी जरूरत है पाकिस्तान से संबंध बनाने की। भारत ने आज जिस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएम कृष्णा साहब से जब यह कहा गया कि क्या वजह है कि आपने यह कहा कि बहुत अच्छे खूबसूरत माहौल में बात हुई है और हमने काफी प्रोग्रेस की है और वीजा जैसी चीजों को भी हमने ढील दे दी है कोई 30 साल के बाद, लेकिन अब कौन सी ऐसी वजह रह गई है कि भारत के वजीर आजम जनाब मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं आ सकते, और वो जब भी पाकिस्तान विजिट की बात होती है तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। तो वो कॉन्क्रीट क्या है, उस पर वो लड़खड़ाए, हिचकिचा गए और वो बोले कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, मैं रिपोर्ट करूंगा प्रधानमंत्री को जाकर के। इससे एक चीज साफ है कि पाकिस्तान भी ये जानता था कि कश्मीर के मुद्दे को जो 60 साल से वो बातचीत में उठाता था, वो एम्बेरस करने के लिए भारत को उठाता था। ये भी उसको पता है कि भारत का जो पास जो कश्मीर का अंग है वो उसे मिलने वाला नहीं है। लेकिन उसने शर्त देखिए कहां रखी है कि पाकिस्तान अब बातचीत के अंदर कोर इशू तो कहता है लेकिन कश्मीर की बात नहीं करता, कश्मीर पे बात अड़ियल रुख नहीं करता। उसके पर खिलाफ वो ये कहता है कि हमें पीछे की बातें भूल जानी चाहिए, हमें 160 लोगों को जिनको बॉम्बे में आके मारा लोगों ने, जिनके घर, उन लोगों के घर उजड़े, उसको भूल जाना चाहिए, हमको पार्लियामेंट अटैक पर भूल जाना चाहिए, हमें सन 1947-48 के अंदर बद्दुओं को आगे करके रेगुलर आर्मी को भूल जाना चाहिए, हमने 2 बार हमारे ऊपर हमला हुआ, हम उसको भूल जाना चाहिए। हिंदुस्तान के हर सूबे और शहर के अंदर भारत की आईबी ये कहती है, चाहे वो आसाम का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे अभी लोग पकड़े जा रहे हैं, इसको भूल जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो लॉजिक समझ में आती है, उसकी डिप्लोमेसी समझ में आती है कि वो आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि इस वक्त वो बहुत बड़े क्राइसिस में है। लेकिन तो भारत की भी तो स्थिति अगर आंतरिक देखें आप, लेकिन भारत की स्थिति को पाकिस्तान से सुधरने से नहीं, पाकिस्तान के भारत को छोड़ दें अगर पाकिस्तान को, तो भारत के बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका से कोई हमारे ऊपर जो है वो अटैक नहीं हो रहा है, नाटो हमको दबाव नहीं डाल रहा है, अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पे नहीं है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी इंटरनल स्थिति दूसरी वजह, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, हमारी जो अपनी आंतरिक, कई आसाम में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अन्य जो तमिल, श्रीलंका के और तमिल की जो स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार और भारत की व्यवस्था भी बहुत अच्छी। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आसाम की समस्या पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है, महाराष्ट्र की समस्या पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है, हिंदुस्तान में कम्युनिज्म की समस्या पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है, तो फिर सारे रिश्ते छोड़ करके पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मैं पुष्पित ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से दबाव में है, फंसा हुआ है आंतरिक, तो भारत में भी तो लगभग स्थिति जो है, ठीक है उतनी बुरी नहीं आप मान सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मोर्चे पे भारत भी आज, दिलीप मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। पाकिस्तान के लिए और भारत का इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो वो क्यों भारत की सरकार फिर आखिर, मैंने कहा कि भारत के अंदर एक वर्ग है, उनको लगता है कि पाकिस्तान से अगर संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे तो जो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, वो उससे उनको फायदा होगा। माइनॉरिटी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुझे लगता है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि आप, मुझे यह समझ में नहीं आया कि एक तरफ जब मनमोहन सिंह साहब ने यह कहा कि 26/11 के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो बात टाल दी उन्होंने, हमारी कोर्ट कर रही है, हमें सबूत दीजिए, हमें एक और डोजर दीजिए, कोई 50 हम डोजर दे चुके। तो ये टालने वाली बात है। भारत को जब बहुत स्ट्रांग होकर बात करना चाहिए था, जिस तरीके से भारत ने उस पूरे हमले के बाद पूरी दुनिया के अंदर माहौल बनाया था, उसको आप चूक गए हैं। अब आप देखिए, जो महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं कश्मीर की बात है, उसको साइड कर रहे हैं, जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है
कि पीओके में जो चाइनीज एक लगातार प्रेजेंस और हर तरह के जो काम कर रहे हैं, जिससे भारत की चिंता लगातार बढ़, लेकिन वो भी बात कहीं ना कहीं सामने बिल्कुल उसको दरकिनार करके जो मुख्य चीजें हैं। नहीं दिलीप, इसमें दो चीजों को देखें कि चाहे चाइनीज का पीओके के अंदर इन्वॉल्व होना, या अभी देखिए जिस वक्त हिना रब्बानी खार और एसएम कृष्णा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिना रब्बानी का बयान दे, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद दिखा दे। हिना रब्बानी खार और एसएम साहब जब अभी हाथ मिला रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब हिंदुस्तान के तमाम सूबों के डीजीपी से यह कह रहे थे कि हमारी समुद्री जो सीमाएं हैं उस पर चौकसी बढ़ानी चाहिए। घुसपैठ बढ़ा है उन्होंने, बढ़ा है, उस पर आतंकवादियों के आने ने एक नया रूट ढूंढा है और इस पर अलर्ट रहना चाहिए। और जितने भी डीजीपी हैं उनकी तरफ से जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा है कि भारत के चारों तरफ जो सीमाएं हैं उस पर जबरदस्त खतरा है। तो एक तरफ सरकार का यह बयान है, पाकिस्तान में एसएम कृष्णा का जाके बयान कुछ और है, तो हमारी वो जो चिंता है उससे हम कहां हैं अवगत? अगर पीओके में चाइनीज हैं तो किसके कहने से हैं? वो पाकिस्तान के कहने से। तो हमारी कोई कंसर्न तो उठा नहीं रहे, उनकी कंसर्न पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हिना रब्बानी ने तो साफ साफ कहा कि कश्मीर के अंदर जो है उन लोगों की जो पाकिस्तान जो कश्मीर में लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनका भारत को ध्यान रखा जाना है। उन्होंने तो अपनी बात कही। हिना रब्बानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा, आपको हम दिखाते हैं। At the end of this year, ladies and gentlemen, inshallah by December 2012, we will see a trade normalization process with India which treats India like any other country in the world. So whatever nomenclature you want to use it, we will treat traders from India in exactly the way we treat traders from anywhere else. At the same time, we have a joint commitment to take care of Pakistani concerns on the non-tariff barriers. And as the Commerce Secretaries will meet shortly in Islamabad, we will be, inshallah, signing a few agreements which have already been initialed, which will go a long way in ensuring that that happens. In the last year only, and actually momentarily, just in the last few hours, Foreign Minister Krishna, you have signed one important agreement and witnessed another one. The important agreement that he signed was that of the visa agreement together with the Interior Minister. And this is the first step towards easing out the travel restrictions between the two people. By the end of this year, ladies and gentlemen, inshallah by December 2012, we will see a trade normalization process with India which treats India like any other country in the world. So whatever nomenclature you want to use it, we will treat traders from India in exactly the way we treat traders from anywhere else. At the same time, we have a joint commitment to take care of Pakistani concerns on the non-tariff barriers. And बहुत कुछ नहीं है। एक चीज जो महत्वपूर्ण बात इसमें है कि जो आने जाने पे वीजा की बात, वीजा के आने जाने वाले जो लोग हैं, जो व्यापारिक करने वाले लोग हैं, उसके लिए जो राहें आसान की, मुश्किलें जो थी वो थोड़ी आसान की गई। इससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए ये कोई इन्होंने जनरलाइज नहीं किया है। पहली बात तो कि कोई आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। एक तो बिजनेसमैन के लिए उन्होंने कहा है, फिर उन्होंने कहा है जो हमारे यहाँ डेलीगेशंस में ग्रुप्स में लोग जाते हैं उनकी बात कही गई है। इसमें एक छोटी सी बात ये थी कि जिसके बारे में कहा जा रहा था, क्या कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने लगा रखा था कि जो भी हिंदुस्तानी या जो भी पाकिस्तानी एक दूसरे के मुल्क में जाएगा उसको 3 शहरों का वीज़ा दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। क्योंकि उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों के साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि जो बेचारा दिल्ली आता था उसको अगर अमृतसर से आ रहा है तो अमृतसर एक शहर हो जाता था, एक दिल्ली हो जाता था। अब वो बेचारा जाता था ज़ियारत करने के लिए खासतौर से अजमेर शरीफ, और वो बीच में उसको ताजमहल बेचारा नहीं देख पाता था, जो उसका वो बड़ा मतलब ख्वाहिशमंद होता था कि तो वो जैसे ही वहां रुकता था तो फिर पता चलता था कि आप अजमेर शरीफ चले जाएं या आप ताजमहल देख लें। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ताजमहल देख पाते थे और बहुत सारे लोग ज़ियारत। तो ये हुआ कि ये 3 का जो मामला है इसको बढ़ा के 4 कर दिया है, क्योंकि भारत से जाने वालों में सिर्फ सिखों का एक बड़ा डेलीगेशन जाता है जो धार्मिक एंगल से वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कोई बहुत सारे शहरों में नहीं है। तो यहां से जाने वालों के लिए 3 शहरों के रिस्ट्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। आप पहले भी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची ये 3 बड़े शहर जाते थे, लेकिन पाकिस्तान से आने वालों के लिए जरूर होता था क्योंकि उनके रिश्तेदार बिहार में, यूपी में और दूसरे छोटे छोटे शहरों में रहते थे, तो उनको रिस्ट्रिक्शन बड़े दिक्कत करते थे। तो ये एक तो बड़ी बात है। दूसरी ये कहा जा रहा था कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं और 12 साल से कम बच्चों के, उनका वीजा ऑफ अराइवल होगा, उस पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम जो है उसकी जो अवधि है वो बढ़ा देंगे, सब हम 45 दिन का भी देंगे, फिर 30 दिन का भी देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो उस वीजा पे एक लाइन लिखी जाती है वो उसको नहीं मिटाया गया कि इधर पाकिस्तानी कम टू इंडिया और इंडियन गो टू पाकिस्तान। उसमें पुलिस रिपोर्टिंग के लिए आपको मना नहीं है, अभी भी आपको पुलिस रिपोर्ट नहीं उसमें, लेकिन उसमें बिजनेस व्यापारियों की छूट दी गई है। वो तो देखिए, इसलिए बिजनेस को तो इसलिए दे दिया गया है कि जो उसकी शराइत हैं उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी करेंसी में $5 करोड़
$2.5 करोड़ इन लोगों को हम वीजा देंगे, तो बट नेचुरली के जो इतने बड़े उसके साथ जाएगा उससे जरा सा कम डर रहेगा। लेकिन जो आम आदमी को होता था प्रॉब्लम कि जो बेचारा वहां से यहां आता था, उसको एक थाने में रिपोर्ट करना होता था, फिर वो छोड़ने से पहले रिपोर्ट करना होता था, फिर रोज शाम को हाजिरी लगानी होती थी, वो दोनों मुल्कों ने उस चीज को नहीं खत्म किया। वो मैं कहता हूं वो है असली ट्रस्ट डेफिसिट की जहां बात कही जा रही है कि वो आपने नहीं खत्म किया, लेकिन आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप हमारे यहां बिजनेस करें, हम आपके यहां बिजनेस करें, लेकिन एक बेचारा जो आदमी यहां आ गया है उसको पुलिस को वहां भी रिपोर्ट करना है और यहां भी रिपोर्ट करना है, सुबह शाम उसकी आधी जो है जान उसी में अटकी हुई रहती है। जी पुष्पेंद्र, आपसे हम बात करेंगे। हरकेश जी एक चीज जानना चाहते हैं, आप ने एक चीज देखा है कि उन्होंने कहा मानसिकता बदलने की जरूरत है, ये कहां पे बदलना की जरूरत है? अभी बात पुष्पेंद्र जी ने किया ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात, तो उन्होंने काफ़ी बैकग्राउंड की भी बातें बताई कि जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद से क्या क्या घटनाएं घटी, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया, मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता। कई तो वार ही हुए हैं जी, टेररिज्म का मामला अलग है, पाकिस्तान वो जो कश्मीर का वो हिस्सा जो ऑक्युपाई किए हुए जिसमें कि चाइना के भी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट तो बना ही हुआ है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक वो सब ठीक नहीं होती हैं तब तक पूरी तरीके से संबंधों में सुधार संभव नहीं है। ये एक ठीक है वर्किंग रिलेशन डेवलप करने की बात है कि थोड़ा हम और ज़्यादा अच्छा एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, आवाजाही बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये खतरा भी दिमाग में बना ही रहेगा कि पता नहीं आने जाने वाले आगे चल करके क्या करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको कैसे दूर किया जाए, ये मानसिकता बदलने के तो ये मानसिकता कौन सवाल है, मानसिकता कहाँ बदली? मानसिकता तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊं, कौन बदले? हम लोग जो भारत के लोग हैं ये मानते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के बारे में अभी आपने जो कहा मैं इस बात से सहमत हूं कि उनकी पूरी राजनीति भारत को ही एक केंद्रीय पॉइंट बना करके, केंद्रीय बिंदु बना करके उनकी राजनीति होती है, पूरी विदेश नीति ही उसी पर है जी। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम कि पाकिस्तान ही हमारा केंद्रीय बिंदु है, हमारे लिए बहुत सारे इशूज हैं, हम तो चाहते हैं इसीलिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ठीक हो। क्या वाकई पुष्पेंद्र ऐसा है कि भारत मित्रतापूर्ण उनसे एक मित्रवत रिश्ता चाहता है या मित्रता उनसे बना के रखना चाहता है और पाकिस्तान नहीं चाहता, या भारत में भी ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में ज्यादा है? क्या मानसिकता कहाँ? हिना रब्बानी की जो ये बात है कि एटीट्यूड, हिना रब्बानी 1971 के बाद पैदा हुई है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं देखी है, वो एक बड़े सम्भ्रांत परिवार से आती हैं और उन्हें जितनी बातें ये जितना उन्होंने कल इस जैसे कहते हैं ना हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी में जो उन्होंने बात कही है कि भारत को मुंबई हमले को लेकर के इमोशनल नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बता दिए कि कोई रोबोट या मशीनी आदमी है क्या हिंदुस्तान का कि आप किसी की सरजमी पे आए और पूरी आपकी आईएसआई एक्सपोज हो जाए, उसको अमेरिका एक्सपोज कर दे, उसको भारत एक्सपोज कर दे, पूरी दुनिया में आप रंगे हाथों पकड़े गए, उसके बाद आप कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा सानिया है उसमें 200 लोगों के आसपास लोग मारे गए हैं और आप कहते हैं उस पर इमोशनली होना चाहिए हमें आपको। और आपको वही बाइट जो उनका साउंड बाइट मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। And here the burden of responsibility lies on कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं आपको हम ये बयान दिखाने का कि मुंबई के बारे में जो उन्होंने कहा इमोशनल नहीं होना चाहिए, सच्चाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही खतरनाक घटना घटी है, देखिए पार्लियामेंट पर जो अटैक करने की कोशिश हुई वो और फिर उसके बाद बम्बई में जो हुआ, ये दोनों तो इधर के बिल्कुल आधुनिक टाइम में आप पिछले 10 वर्षों में आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी घटनाएं घटी हैं जी। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार। सवाल वही है, कई बार उनको बताया गया लेकिन हमेशा कहते हैं कि और कुछ दीजिए और आप भारत के सीमा पर भी आके भारत विरोधी काम करें, आज भी कर रहे हैं, आज आप भारत के अंदर में भी आके सीमा भारत विरोधी काम करें, आप हमले भी करें और हम बातचीत भी करें, और बातचीत भी करके हम तब बात करें जबकि उसके बारे में हम इमोशनल होकर ना सोचें, उसके बारे में सच्चाई क्या है जब पूरी दुनिया देख चुकी है, उस कौन सी सच्चाई के बारे में बात करते हैं, कैसे ये मानसिकता बदली जाएगी। क्या आप वहां से आतंकवाद को एक्सपोर्ट करते रहे और यहाँ पे मानसिकता बदलते रहे? दो बड़ी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। हिना रब्बानी जी जो है वो
युवा हैं और यंग हैं, उन्होंने भारत पाकिस्तान की वो तलखी नहीं देखी है, वो उन्होंने जंग नहीं देखी है, उन्होंने मुंबई के अपने फैमिली का कोई आदमी नहीं खोया है, उन्होंने पार्लियामेंट में लोगों को नहीं खोया है, उन्होंने अयोध्या में और अक्षरधाम में नहीं खोया है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में लोगों को नहीं खोया है, और अनगिनत ऐसे धमाकों में जिसमें भारत सरकार की, मैं किसी पार्टी या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें भारत सरकार की रिपोर्ट है कि कौन लोग इसके पीछे, उन्होंने कुछ खोया नहीं है। वो सिर्फ वहां से बैठ करके उनको सारी दुनिया सब्ज बाग नजर आ रही है, क्योंकि उनके खिलाफ अमेरिका भी चाबी भर रहा है। वो उनके लोग अमेरिका में पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग लंदन में पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग जर्मनी में, स्पेन में पकड़े जा रहे हैं। मैं दो बातें पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपने 26/11 को आप क्या कहेंगे? आपका फॉरेन मिनिस्टर भारत में बैठा हुआ है, भारत के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और भारत को आना चाहिए, भारत को खुले दिल से हम बुलाना चाहते हैं। आप यहां बैठे हुए 26/11 हो रहा है, उसके पहले आपके हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री राइट विंगर, दाएं बाजू के, जिनके बारे में कहा जाता है, क्या कहते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में उस पार्टी की एक अलग सोच है, वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, वो पूरी बस लेकर के उन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजी को यू टर्न दिया और बस लेकर के वो लाहौर गए। लाहौर में प्रधानमंत्री पाकिस्तान से मिले, लेकिन उनकी पीठ के पीछे आईएसआई और आर्मी ने क्या किया? ये दो घटनाएं ऐसी हैं कि हिना रब्बानी ये बताएं कि किसकी मानसिकता बदलना चाहती है वो। हमने लोग खोए, हमारे जवान मारे गए, युवा जवान मारे गए, हमने लड़ाई में आपको घर से बाहर निकाला, उसके बाद भी हम फिर आपसे ताल्लुकात करने गए। आपने मुंबई के अंदर घर में हमला किया, उसके बाद फिर हम आपसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। आप हमसे कह रही है कि मानसिकता और वो जो उसके हमलावर जो हैं, जो उसके डिजाइन करने वाले हैं, वो वहां पाकिस्तान में बैठ के नहीं, उनको पूरे तरीके से सरकारी मदद मिल रही है। अभी जो इनके आदमी पकड़े गए वो तो कह ही रहे हैं कि पूरा उनको मदद आई है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमसे तो बात कर रहे हैं कि हमारा जख्म अभी हरा है, और इन्होंने कश्मीर में क्या खोया है? पिछले 65 साल से आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी और आतंकवाद फैला रहे हैं। कल भी लाइव क्या कहते हैं, हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि इनकाउंटर चल रहा था, और कश्मीर की बात वो नहीं कहना भूली, वो कह रही है कि कश्मीर में जो वहां के लोगों की ख्वाहिशात है उसको भारत को समझना चाहिए। हमारे मुल्क में लोगों की क्या ख्वाहिशात है इसको पाकिस्तान को कब से चिंता होने लगी है? हम अभी 4 दिन पहले हमारे होम सेक्रेटरी ने एक बयान दिया, क्या कहते हैं कि जिस तरीके से आसाम के अंदर हेट कैंपेन चलाई गई है, मुसलमानों ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वेबसाइट के अंदर और ब्लॉग के ऊपर जो बातें थी, उसमें जब उन्होंने ट्रेस किया तो उन्होंने कहा सीमा पार से यह हुआ है। वो मुद्दा कहां गया? होम सेक्रेटरी भी वहां बैठे थे। मुझे लगता है भारत का पूरा डेलीगेशन, भारत की इंटरनल राजनीति और भारत की जो सरकार इख्तियार में है उसके दबाव में कोई बात वहां जाकर के नहीं कहना चाहता। और इस पूरी विजिट के पीछे दीपक जी, इस पूरी विजिट के पीछे जो पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, अभी पाकिस्तान का रिएक्शन है। 2 मिनट पहले मुझे रिएक्शन था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, दोनों कुछ एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। सिर्फ इस पूरी विजिट के पीछे भारत की कांग्रेस पार्टी जो इख्तियार में है वो ये चाहती है कि मनमोहन सिंह की विजिट किसी तरीके से नॉर्मलाइज होकर चले जाएं वो एक बार, और मैसेज चला जाए और पूरी दुनिया के सामने हम कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और पूरे देश के अंदर बताएंगे कि हमने बहुत बड़े स्टेट्समैन का काम कर दिया है। सिर्फ इस विजिट के लिए तमाम सारी चीजों का दबाव, इस विजिट के लिए तमाम सारे मुद्दों को पीछे छोड़ना, इस विजिट के लिए उस तलखी में बात ना करना कि हमें दहशतगर्दी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कृष्णा साहब ने उसको कहा, हमने बात की, पाकिस्तान ने भी कहा हां हम इसको देखेंगे। वो देख रहे हैं, 65 साल से देख रहे हैं, 65 साल से देख रहे हैं। अभी दहशतगर्दी और हम लगातार बात भी करते हैं, हफीज को भी देख रहे हैं, वो लखवी को भी देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं। और हम रोज कभी सऊदी अरब से पकड़ के लाते हैं, कभी हम कर्नाटक में पकड़ते हैं, कभी हम हैदराबाद में पकड़ते हैं, लेकिन हम पकड़ के करते क्या है? बताते तो हैं सारी दुनिया को, लेकिन फिर उसके बाद जब बातचीत होती है तो हम कहते हैं हम दोस्ती चाहते हैं। तो ये भारत को तय करना है, पाकिस्तान को तय नहीं करना है। आखिर हरकेश जी, जो बात एक कि कांग्रेस पार्टी की जो अपनी मजबूरी कहीं दिख रही है, नहीं, पार्टी कोई मजबूरी नहीं। देश की ये आवश्यकता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध नॉर्मल हों। ये देश की क्यों आवश्यकता है? देश की आवश्यकता इसलिए है अगर ऐसे कीमत देश की अगर आवश्यकता है, कीमत की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी आपको सिर्फ एक बुनियादी बात कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पड़ोसी ये तो भारत की नीति रही है, हाँ, लेकिन सवाल है कि आपके नीति के विपरीत काम होता रहा। वो तो नीति के विपरीत काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए आप कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा सकते जिससे कि पूरी तरीके से एक अशांति पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाए। आपको बातचीत के जरिए ही तो इसको हल करने का फिलहाल तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बातचीत हम उस मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं जो जिन मुद्दों से जो असल में मुद्दे हैं। मैं तो आपकी बात को आगे कर रहा हूं। उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए, बात ही कर रहे थे, बड़े फायर ब्रांड फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो दिल्ली में थे यही मौजूद।
और मुंबई का हमला हो गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में दोस्ती की बात कर रहा है, रात में स्पेशल प्लेन से उनको भारत की धरती छोड़नी पड़ी, और इतना बड़ा हमला जिसमें फौज भी शामिल थी, जिसके अंदर आईएसआई भी शामिल थी। मैं ये कह रहा हूं, आप बात सही कह रहे हैं कि किसी भी देश की तरक्की और विकास के लिए अगर उसकी सीमाएं जो हैं गड़बड़ रहेंगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप किस कीमत पे कोई भारत में अशांति चाहने वाले लोग शायद ही कोई हो जो ये चाहते हो कि नहीं हम लड़े हैं, हम अपने पड़ोसियों से लड़े, या इस तरह की सोच रखने वाले शायद लोग, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की सोच अगर हो भी तो वो कोई उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनको। लेकिन सवाल भारी संख्या में है, आप शांति किस कीमत पे लेना चाहते हैं? मेरा सवाल हल्का सा, सिर्फ इतना सा छोटा सा है दिलीप, अगर 26/11 और कारगिल हमने किया होता अगर, और पाकिस्तान पिछले 60 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गए कि हमने साहब पीठ में जाके छुरा भोंक दिया, हमने उनके घर को तबाह कर दिया, एक मिसाल दे दे तो क्या पाकिस्तान आपसे रिश्ता बनाने के लिए उसी तरह से बात करता? क्या हम ये कहें, क्या कहते हैं कि भारत की शांति के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने दोस्ती से बात करें, लेकिन आप इस रिश्ते को ऐसे देखें कि अगर आपके पड़ोस में कोई एक आदमी है और आपको रोज परेशान करता है, कभी आपके बच्चे को मारता है, कभी आपकी लड़की को छेड़ता है, तो कितने दिन तक आप उसके सामने ये विनती करेंगे कि भाई हम बदमाश नहीं है, हम शरीफ हैं, तो मान जाओ? एक ना एक समय आएगा जब आप उस पर हाथ उठाते हैं और उसको समझाते हैं, क्या कहते हैं कि दूसरी भाषा भी हमें आती है। तो ये जो टेम्परामेंट है भारत का कि नहीं हमें बातचीत करके ही सुलझाना, हम करें आप आज बातचीत करिए, कल फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे आप? जो होते गारंटी है सवाल देखिए, अब अगर इस बात का जवाब आप चाहते हैं तो 2 बार वार हुई, 1965 में और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई ना, सबसे बड़ी 48 की बात को अगर पीछे कर दीजिए, पीछे उसको कर दीजिए तो 2 तो वार हुई, दोनों बार पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई यह भी पाकिस्तानियों को मालूम है। उसके बावजूद वे इस तरह की हरकतें करते चले जा रहे हैं। तो अब अगर आप कुछ करना चाहें, अगर लोगों की मंशा ये हो कि वैसा ही कुछ करना चाहिए, तो आज की स्थितियां काफ़ी बदली हुई हैं। आज की स्थितियां जिसके बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा उसकी समीक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन अब उस तरह के वार से आप कोई समझौता या फैसला नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को तो डिसमेंबर तक हो जाना पड़ा उस लड़ाई में, उनके ही अपने ही देश के लोगों पर वो अत्याचार कर रहे थे जो आज बांग्लादेश बना हुआ है। बाद में वहाँ के लोग उससे अलग हो गए, तो उनके वहाँ तो आपस में ही इतनी बड़ी लड़ाई थी। भारत ने तो अपनी सुरक्षा के लिए, किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए, जो रिफ्यूजी जा रहे थे और सारी समस्याओं उसको बचाने के लिए उस समय उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर वार थोपी गई और उसको लड़ाई लड़नी पड़ी। वो तो खुद ही आपस में लड़ करके और बाद में डिसमेंबर हो गए। तो ये सारी चीजें उनके वहां हो चुकी है, उसके बावजूद वो बात नहीं आती, मानते नहीं। तो हम सवाल है कि जब हम बात करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सारे सवाल हम उठाते नहीं हैं। ये जरूर है कि हम भारतीय मानसिक रूप से किसी भी वातावरण को ज़्यादा कड़ुआपन उसमें नहीं घोलना चाहते, उसमें तलखी नहीं लाना चाहते, इसलिए हमारे बात करने का लहजा एक शराफत का हो सकता है, आप इतना कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी, नहीं अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी कि हम इन सब बातों का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो दिया है, आप हमेशा तैयार ही हैं। मैं हरकेश भाई की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। जो 2 वॉर हुई उसके बाद पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, पाकिस्तान को समझ में आ गया। आप ध्यान रखें, इसको भूले ना, ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। उन 2 लड़ाई के बाद पाकिस्तान की आईएसआई और फौज ये तय कर चुकी थी कि वो ओपन वॉर में भारत से नहीं जीत सकते। तो अब ये जो नई वॉर है जिसको वो इन्फ्लेटेड जिसके हिसाब से रणनीति बननी चाहिए भारत की। अब आप सोचिए कि जिस वक्त 4-5 लोग या 10 लोग वहां मुंबई पहुंचे और उन लोगों ने आपकी तिजारती कैपिटल मुंबई को पिछले 48 घंटे के लिए यरगमाल बना दिया, और जो नुकसान पहुंचाया उस 48 घंटों का जो खर्चा, जो पूरा हिसाब लग रहा है कि कितने बिजनेस को नुकसान हुआ, वो आप कितनी बड़ी वार करते उसका 25% था। तो इस तरीके से रोज भारत के अंदर कुछ ना कुछ करते रहना, भारत की इकोनॉमी को डिमोरलाइज करना, भारत को 24 घंटे अलर्ट करके रखना, भारत के सोशल फैब्रिक को सामाजिक, और यहां एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मुसलमानों का, उनको किसी ना किसी बहाने भड़काने की कोशिश करना, यहां छोटे छोटे मामलात पे जो हमारे आपस के डिफरेंसेस होते हैं उनको आप हवा देना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी 2 हमलों के बाद ये तय हो गई कि
कि अब भारत से हमला नहीं होगा, अब सिर्फ ये गड़बड़ होती रहेगी। इसीलिए हिना रब्बानी खार ने जो मानसिकता बदलने की बात कही है, उन्हें सबसे पहले अपने देश के लोगों से, अपने देश के नेताओं से, अपने देश के उन लोगों से जो इस तरह की साजिशें रचते हैं, उनसे कहना पड़ेगा कि आप मानसिकता, भारत की मानसिकता बदली हुई है, भारत कभी नहीं लड़ा, चाहे वो सरकार की कोई भी सरकार, भारत की सरकार को ये तो तय करना ही होगा कि पाकिस्तान के साथ आप किस तरह से डील करें। अच्छी अच्छी बात करके आप पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते की उम्मीद शायद कायम करने की उम्मीद, उसमें तो लगता है कि ये हो सकता है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं ना कि ये आप यहां की बात कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का वो जो इंटेलिजेंसिया है वो ये सब कहता है कि ये सब ये मुंह पे चल रही है कहानी, कुछ नहीं होने जाना है, ये सिर्फ अमेरिका के दबाव में है, ये डोमेस्टिक प्रेशर के दबाव में है, चुनाव जीतना है जरदारी साहब को। नो रियल, हाँ रियल में भी रियल टॉक जिसको कहते हैं, सार्थक जो बातचीत जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने के लिए, वो नहीं है। भाई आप मुझे बताएं कि अभी जिस अबू जिंदाल को पकड़ा है भारत ने, अभी कोई महीने 2 महीने पुरानी बात है, उसके पासपोर्ट पाकिस्तान ने डुप्लीकेट बनाए हैं। आप बगैर पासपोर्ट के लोगों को भेज रहे थे, अब वीजा का आपने कहा कि हमने नियम कर दिया, अब आप पासपोर्ट बना के भेजेंगे। अब हमको यह पता तय करना है कि कौन सा पासपोर्ट ओरिजिनल है और कौन सा ओरिजिनल नहीं है। एक और काम आपने हमारे बॉर्डर पे बढ़ा दिया कि अब हम ये तय करें कि भाई ये जो वीजा से लेके आया है आदमी, ये तिजारती भी है कि नहीं है, किस चीज की तिजारत करता है, ये आटा लाया है या बम लाया है या यहां क्या दे के आएगा। तो आपने बगैर किसी इसके कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तैयार है, आप पूरे आसाम में कहते हैं कि तमाम शरणार्थी आए हुए, हिंदुस्तान में 20 रुपए देकर के लोग राशन कार्ड बनवा लेते हैं इस मुल्क के अंदर, नेशनलिटी ले लेते हैं इस मुल्क के अंदर, इसमें आपका इलेक्शन आई कार्ड बन जाता है। इतनी अव्यवस्था के बीच में इतना ज्यादा बड़ा मुल्क है ये, उसमें किसके ऊपर आप निगरानी रखेंगे? जब आपने वीजा नहीं देने की पॉलिसी, तब तो आपके लोग विदाउट वीजा आ जाते थे, तब आप कहते थे कि ये तो बगैर वीजा कह जाते हैं, अब आप वीजा से बुलाना चाहते हैं क्या? जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे अन्ना हजारे ने कहा वो चुनाव में बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है और चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा है कि जो साफ सुथरे उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में वो प्रचार जरूर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद